हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीक 3 के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन प्लस पीपीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियो में, जहां हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे वीक 3 के। उसके बाद हम लोग उन सारे टॉपिक्स को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 में, जो कि पीपीए से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन। मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और हम लोग इसके थ्रू बहुत सारी चीजें जो इस वीक में कवर हुई हैं वो चीज कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को देखनी है वो है क्वेश्चन एक्सेप्ट द पॉजिटिव इंटीजर n as input and print the sum of all prime numbers in range 1 to n endpoints inclusive. If there are no prime numbers in the given range, then print 0. तो ये क्वेश्चन नहीं है, हम लोग मेनली यहाँ से काम शुरू कर रहे हैं अपना। यहाँ पे पहला चीज क्या है, num1 int input। तो ये जो int है ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा जो भी इनपुट। क्यों? क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप काम कीजिएगा तो काम होगा नहीं, इसलिए आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम चीज आपको num2 में भी करना है। ओ प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। तो ये सीटी के लॉजिक से अगर आप देखिए तो ये लॉजिक है फ्लैग का। फ्लैग का काम ये होता है कि वो ट्रैक करता है आपका वैल्यू कि ये चीज ऑकर हुआ है या नहीं। और आई इन रेंज 2 to num, इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं, ये इस वीक का कॉन्सेप्ट है। इफ num मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, ये वीक 2 में मैंने बताया था, अगर आप नहीं देखें तो प्लीज उसको देखिए। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपका जो नंबर 1 है मॉड्यूलो i, ये i के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे, वो 0 है। यानी कि जो भी नंबर है उसको किसी वेरिएबल i से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उसका अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इफ का कंडीशन होता है तो जो कंडीशन अंदर में होता है, ये ब्रैकेट के अंदर में, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू हुआ तब हम लोग इस नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। इस नेक्स्ट लाइन पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो नंबर 2 है वो मॉड्यूलो आई के रिमाइंडर उससे मिलेगा तभी हम लोग काम करेंगे। यानी कि आपका जो num2 है वो भी ऊपर वाले की तरह ही काम कर रहा है। ये i क्या है, इस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। इज इक्वल टू 0। अगेन सेम रिमाइंडर वाला लॉजिक। अगर ऐसा है रिमाइंडर जो है वो दोनों का मिल जा रहा है तो ये को प्राइम जो है वो फॉल्स होगा, यानी कि ये को प्राइम नहीं होंगे। और फिर ब्रेक, ये भी इस वीक का कॉन्सेप्ट है, तो इस पर भी हम लोग बातचीत अभी करेंगे। इफ को प्राइम, तो आप देख सकते हैं कि को प्राइम फ्लैग इनिशियली ट्रू था, तो इफ कंडीशन के अंदर कुछ भी गया तो वो ट्रू होना चाहिए, तभी ये इसके नीचे वाला लाइन जाएगा। तो अगर ट्रू होता है यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि ये को प्राइम है, नहीं तो ये को प्राइम नहीं है। तो ये मैंने बहुत बेसिक सा इनपुट बताया, बट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक ये आई क्या है, ये ब्रेक क्या है, ये फॉर आई इन रेंज 2 to num, 1 क्या है। चलिए उस पे अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये मैं अगर आपको बोलूं कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो इसके लिए जो हम लोगों ने सबसे पहली बार देखा था वीक 1 में, वो सिंपल ये था, प्रिंट 1, प्रिंट 2 एंड सो ऑन अप टू प्रिंट 5। आपको हर बार प्रिंट को जो है वो लिखना पड़ रहा था। और अगर आप देखिए तो कोडिंग वर्ल्ड में इतनी बार किसी वेरिएबल को या कोई स्टेटमेंट को रिपीट करना बहुत गलत माना जाता है। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं लूप्स। एंड दिस इज द एंटायर वीक 3। पूरा वीक 3 में आप सिर्फ लूप्स के साथ काम कीजिएगा और कुछ नहीं होगा। बट लूप क्या बोलता है कि क्यों ना एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाया जाए, मैं इसको टेम्प वैर से डिनोट करता हूं, और उसका यूज किया जाए एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। मतलब हर बार उसका वैल्यू चेंज करते जाया जाए। जैसे पहली बार वो 1 हो, दूसरी बार वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5। तो ये हमारा बेसिक लूप का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं ओवर टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो कंडीशन है ये लूप का कंस्ट्रक्ट है। और यहाँ पे एक सिंबल है, उसके बाद आप देख सकते हैं एक इंडेंटेशन है, फिर ये एक इंडेंटेशन है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि i का वैल्यू जो है वो 2 से लेकर के num1 में आप जितना भी इनपुट डालते हैं उस तक जाए। तो
तो इसको इनिशियलाइज कैसे करो, ये देखिए। अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी, आपको चाहिए होगा एक मैकेनिज्म जिससे आप एक रेंज क्रिएट कर सकते हैं ना, लेट्स से 1 to 4। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आपने ऊपर देखा हमने एक रेंज फंक्शन यूज किया। ध्यान रखें ये मेथड नहीं फंक्शन है, और इसका काम क्या है, इसमें आप जो भी वैल्यू डालिएगा, आप यहाँ पे एक स्टार्ट वैल्यू डाल सकते हैं, एंड वैल्यू डाल सकते हैं, एक स्किप वैल्यू भी डाल सकते हैं, बट उसको इग्नोर। तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक का वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, लाइक 1 2 3 4। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आपने एंड में यहाँ पे 5 दिया है तभी ये 4 काउंट करेगा, नहीं तो ये 4 काउंट नहीं करेगा। अब ये हमारा पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा मैकेनिज्म एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाना। तो जनरली हम उसको आई लेते हैं, आप उसको कोई भी नाम ले सकते हैं, जो भी वेरिएबल के साथ अलाउड है करना। अब तीसरा मैकेनिज्म है कि बार बार कैसे रन करें, तो वहां पे काम आता है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर लूप। अब ये फॉर लूप क्या करता है, इसके अंदर जो भी होता है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ध्यान रखिए ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी है, ये जितना भी होता है उसको ये बार बार रन करता है। मतलब पहली बार अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट आई, और आपका यहाँ पे मैं रेंज दिया 1 to 4, तब ये पहली बार प्रिंट करेगा 1, उसके बाद ये प्रिंट करेगा 2, उसके बाद ये प्रिंट करेगा 3, फिर ये 4, 5 चूंकि इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हम लोग उसको स्किप कर देंगे। तो इस तरीके से आपका फॉर लूप काम करता है। ध्यान रखिए ये जो वेरिएबल्स हैं इसका वैल्यू तुरंत चेंज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको समझ गए तो आप फॉर लूप को आसानी से समझ जाइएगा। मैं अगर उस चीज को समझाऊंगा जो आप वहां पे ऊपर में देखे तो आप अच्छे से समझ जाइएगा कि हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में कितना चीज जान ली। चलिए उसको आप देखते हैं। तो अगर आप नॉर्मल कोड देखें तो num1 इज इक्वल टू इंट इनपुट, तो अगेन यहाँ पे लेट्स से हम लोग इनपुट ले लेते हैं 4, ठीक है। num2 इज इक्वल टू इंट इनपुट, लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं 6। आप देख सकते हैं ये कोप्राइम नहीं होगा, बट एनीवेज यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल लिए जिसको आप फ्लैग भी नाम दे सकते हैं, नो इश्यू, बट इन्होंने कोप्राइम दिया, वेरिएबल नेम डिस्क्रिप्टिव होते हैं इसलिए। अब देखिए ये फॉर आई इन रेंज 2, तो इसमें सबसे पहला चीज जो है वो ये देखिए, ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया अभी, ये क्या कर रहा है, ये आपका वैल्यू बना रहा है। तो मेरा num1 में क्या वैल्यू था, num1 का वैल्यू 4 था, तो ये एक्चुअली ये चीज क्रिएट करेगा। अब इसके बाद ये इफ कंडीशन है, तो अब अगर आप देखिए तो num परसेंटेज आई, तो अब सवाल उठता है ये आई क्या है। तो ये आई का काम ये है कि ये इस वाले वैल्यू पे पहले जाए, उसके बाद ये इस वाले वैल्यू पे जाए, और फिर ये इस वाले वैल्यू पे जाए, और सब एक ही बार में ये काम कर दे। और ये तब ऐसे काम करता है कि आप देख सकते हैं कि अगर जो इंडेंटेशन लेवल है वो सही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ फॉर एंड डिसीजन ब्लॉक दोनों यूज हो रहा है। तो ये एज अ होल लूप ब्लॉक है, एंड ये वाला जो पार्ट है इफ एल्स वाला, ये वाला पार्ट डिसीजन ब्लॉक है। अब ये आई का काम ये है कि ये सबसे पहले यहां जाएगा num1 मॉड्यूलो आई। इसका मतलब क्या है, आपका num1 क्या था 4 मॉड्यूलो यहाँ पे कितना है 2, तो 2 जा 4, इसका 0 आ जाएगा, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद इफ num2 मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू 0, तो num2 हमारा क्या है 6, तो 6 मॉड्यूलो, अगेन ये i का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अभी भी ये 2 ही है क्योंकि सारे कंडीशंस हम लोग ट्रू नहीं कर रहे हैं। तो 6 मॉड्यूलो 2 क्या हो गया 0, क्योंकि 2 से पूरा 6 डिविजिबल है और वो रिमाइंडर 0 देता है, तो मॉड्यूलो बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो ये अगेन ट्रू हो गया। अब अगर ये ट्रू हो गया तो इसके अंदर जाएगा, कि इसके अंदर कुछ भी अगर ट्रू होता है तभी वो अंदर जाता है, तो ये कोप्राइम ऑफ फॉल्स हो जाएगा, नॉट अ बैड थिंग। बट इसके बाद वाला लाइन देखिए, ये क्या है, ये ब्रेक है। ब्रेक क्यों? तो ब्रेक का कॉन्सेप्ट देखिए। तो कई बार क्या होता है कि आपने लूप रन किया, से 1 से लेकर आप 5 वैल्यू तक रेंज बनाए, लेकिन आपको चाहिए कि अगर 3 मिल जाए तो वहीं पे मैं आइट्रेशन स्टॉप कर दूं, क्योंकि मेमोरी इंटेंसिव होता है ना ये कैलकुलेशंस। तो मेमोरी सेव करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि बीच में ही काट दो। तो ब्रेक का मतलब ये हुआ कि जैसे ही वो 3 को देखेगा बाकी ऑपरेशंस को तुरंत कट कर देगा, मतलब वो ये पूरा को चेक ही नहीं करेगा, सिर्फ 3 तक ही चेक करेगा। यानी कि इन द सेंस ये 1 को चेक किया, 2 को चेक किया और 3 को चेक किया, इसको 3 मिल गया
इसके बाद वाले वैल्यूज को ये चेक ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपका मेमोरी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब अगर आप देखिए तो यहाँ ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये मिल गया कि ये दोनों के रिमाइंडर जो है पॉसिबल है, यानी ये प्राइम नंबर्स तो नहीं हो सकते, और चूंकि ये दोनों कंडीशन नहीं है तो ये को प्राइम भी नहीं हो। तब हम लोग क्या करें, अब हम लोग को फिर से चेक करने की जरूरत है। पहले ही वैल्यू पे मेरा आई का मिल गया कि वो प्राइम नहीं है और को प्राइम नहीं है, तो मैं फर्दर क्यों चेक करूं दूसरे वाले वैल्यूज पे। एक कंडीशन फेल करने के लिए काफी होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये इफ को प्राइम, अब को प्राइम का वैल्यू इस फॉल्स के बराबर है, तो फॉल्स है तो मतलब एल्स कंडीशन में जाएगा। एल्स कंडीशन में जाएगा तो क्या होगा, प्रिंट नॉट को प्राइम। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तीन चीजें ही वीक 3 में समझनी है, और वो तीन चीजों से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया। सबसे पहला चीज जो है वो है रेंज फंक्शन, दूसरा चीज है आपका टेम्पोररी वेरिएबल, या थर्ड चीज है लूप, जो कि एक्चुअली में इन दोनों कंडीशन को ले करके बनता है। आप रेंज भी डिफाइन करते हैं, टेम्पोररी वेरिएबल भी यूज करते हैं, और फाइनली आपको ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी जानना पड़ेगा। अब इस लूप में भी दो टाइप के लूप हैं, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में थोड़ा डिफरेंस है और मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा, बट अभी हम लोग व्हाइल लूप को नहीं देख रहे हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तो जरूर देखें। एक छोटा सा चीज और जो मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे बताना चाहूंगा, और वो ये एक्चुअली एक गलती है जो मैंने अपने टाइम पे की थी, इसलिए मैं एक छोटा सा टिप दे रहा हूं आपको। यहाँ पे जो ये फ्लैग वेरिएबल है, आप चाहें तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका कोड ब्रेक कर जाएगा। कोड ब्रेक होने का मतलब काम नहीं करेगा कोड आपका जिस तरीके से इन लोगों को चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप चीजों को ट्रैक रखते हैं तो इसलिए आप फ्लैग वेरिएबल का यूज जरूर कीजिए। तो गिवन कि हम लोग इतनी सारी चीजें फॉर लूप के बारे में जान गए, अब चलिए कुछ पीए के एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज इनपुट, एक स्ट्रिंग आपको इनपुट के तौर पे लेना है, और प्रिंट इंटीजर इफ स्ट्रिंग इज एन इंटीजर, प्रिंट फ्लोट इफ इट इज अ फ्लोट, एल्स प्रिंट नन। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं, बट मैंने आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे एज अ न्यू प्रोग्रामर आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत सारा चीज लिखा हुआ देख सकते हैं कोड के बारे में, बट इन सारी चीजों से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें अपना, और हो सके तो एक बार रिवाइज भी कर लें। मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर, स्ट्रिंग मेथड्स, क्योंकि इसका हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। तो आप बोलिएगा आप तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सिखाने वाले, तो ये कैसे? तो देखिए, आप अगर हायर लेवल पे प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं और आप अपने आप को एक पाइथन प्रोग्रामर आप बोल सकते हैं जितना आप जान रहे हैं वीक 2 और 3 की वजह से, तो आप कुछ मेथड्स जो कि इनबिल्ट हैं पाइथन के, उससे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। उस पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो हेवी मेथड पे जा सकते हैं, बट मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड बताया। देखिए, अगर मैं हूँगा एज अ फर्स्ट पर्सन थिंकर, यानी कि जिसको कुछ नहीं आता, तो मैं ये देखूंगा कि मेरा क्राइटेरिया क्या क्या है। मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे एक स्ट्रिंग लेना है, और ये स्ट्रिंग तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो ये कुछ सिर्फ ऐसा सिंपल वन हो सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा फ्लोट वैल्यू हो सकता है, या फिर ये ऐसा वर्ड वैल्यू भी हो सकता है जिसको हम लोग अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो मैं ये कैसे चेक करूं कि मेरा ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर? तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन अगर आप देखिए तो डेसिमल वैल्यू हर फ्लोट वैल्यू में होता है, और डेसिमल के बाद कोई वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा क्राइटेरिया है। क्या हो अगर मैं ऐसा लिख दूं 1.1, इसमें भी तो डेसिमल वैल्यू है। अगर मैं सिर्फ इसको फाइंड करने गया कि ये डेसिमल वैल्यू है, तो मेरा ये कोड पूरा का पूरा फ्लोट दे देगा। मुझे वो तो नहीं करना। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बट पहले हम लोग देखते हैं कि इंटीजर वैल्यू कैसे कर सकते हैं। तो एज पर माई रिकॉल, जो मैं पढ़ा था वीक 2 में, उसके मुताबिक एक स्ट्रिंग मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं str डॉट इज न्यूमेरिक। क्यों न्यूमेरिक चेक करेंगे? क्योंकि उसमें अगर ये डॉट आ जाएगा तो ये स्पेशल कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो मैं इनपुट कर रहा हूँ वो न्यूमेरिक है क्या। अगर वो न्यूमेरिक है तो ऑब्वियसली मैं इंडेंट करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ इंटीजर, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूमेरिक डिजिट्स हैं। तो ये तो मेरा पहला क्राइटेरिया हुआ।
उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब दूसरा कंडीशन जो है वो एल्स पार्ट के अंदर आएगा। एल्स पार्ट में मेरे को क्या चाहिए? एल्स पार्ट में मेरे को फ्लोट चेक करना है या फिर ये चेक करना है। तो फ्लोट अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर डायरेक्टली इस तरीके से जाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ और फिर चेक कर सकता हूँ कि क्या ये नंबर जो है ये इसमें सारे डिजिट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो चलिए वो भी चेक करते हैं। तो इस पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको str.replace मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एडवांस है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये स्ट्रिंग इनपुट करवाना है यहाँ पे, जो कि ये डॉट है, ये स्पेशल कैरेक्टर। इसके बाद ये क्या चीज में कन्वर्ट होना चाहिए, ये ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेस खत्म हो जाना चाहिए इसकी। और फर्स्ट ऑकरेंस, तो ये वाला जो नंबर है ये फर्स्ट ऑकरेंस, क्योंकि डेसिमल में अगर कोई भी नंबर रहे तो आप 3 से 4 बार उस डेसिमल को नहीं लिखते, आप सिर्फ एक ही बार लिखते हैं और उसके बाद जो भी वैल्यूज होते हैं उसको इंडिविजुअली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑकरेंस जो है उसका जो ये वाला जो फुल स्टॉप है या जो भी पीरियड है उसको आप ब्लैंक स्पेस से कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तब आप चेक कर सकते हैं कि ये डिजिट बचा या नहीं। क्यों डिजिट बचा या नहीं ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस डिजिट चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू डिजिट नहीं है तो वो फ्लोट नहीं कहलाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई बाद में डिजिट आ जाता है, यानी कि इसका मतलब ऐसा, अगर 1.035 है तो इस कंडीशन पे रन होने के बाद इसका आउटपुट आपको मिलेगा 1035। तो ये चूंकि एल्स पार्ट में आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए आप आराम से इस पे काम कर सकते हैं और ये इस डिजिट ट्रू हो जाएगा और ये प्रिंट कर देगा फ्लोट। लेकिन अगर ये भी नहीं होता तब फिर से एल्स पार्ट में जाएंगे और हम लोग प्रिंट कर देंगे नन। ध्यान रखिए नन आपको इसमें डालेंगे, पाइथन में बाय डिफॉल्ट नन भी एक डेटा टाइप है, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो आई होप आप इसका लॉजिक समझ गए होंगे। अब चलिए मैं इसको कोड के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 1.1। इसमें अगर इस न्यूमरी का पहला वाला इफ कंडीशन चेक कीजिएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एल्स कंडीशन में जाऊंगा। अब एल्स कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि डॉट है। तो डॉट है, इसका मतलब ये जो डॉट वाला कंडीशन हम लोग ऊपर में जो यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये वाला चीज ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ट्रू इंटरनली होगा, ये आपको कोड में नहीं मिलेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तब आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे डॉट को यूजिंग दिस एंटायर थिंग जो हम लोग रिप्लेस मेथड देखें। अब ये 1-1 हो गया, लेकिन ये 1-1 अगर आप देखिए तो ये इस डिजिट को फेल कर देता है, तो ये कंडीशन फेल हो जाता है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में जाएंगे। एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ऑन द वेरी लीस्ट लेवल। अब हम लोग इसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन देखते हैं कि क्या ये वही आउटपुट देता है जो यहाँ मिला। तो लेट्स से मैं इसका डालता हूँ 1.0। ये देखिए ये फ्लोट आउटपुट कर रहा है, क्योंकि हाँ जब आप इसका डेसिमल रिमूव कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा और डिजिट जो है वो ट्रू हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं 1 डालूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इस न्यूमेरिक की वजह से ट्रू हो जा रहा है और यहाँ सिर्फ इंटीजर है, इसलिए ये इंटीजर प्रिंट कर दे रहा है। अब अगर मैं डालूं 1.1, ये देखिए ये नन प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि इस डिजिट फॉल्स हो जा रहा है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। कंसिडर टू नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ए एंड बी, ये दोनों वेरिएबल नेम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑफ लेंथ n1 एंड n2, आपको n1 और n2 का यूज, विच कंटेन्स ओनली नंबर्स एज देयर कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ वो क्या यूज करेंगे, नंबर्स। ये रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, इसके साथ ही आपको जाना है। बोथ द स्ट्रिंग्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज aij इज लेस देन a ऑफ j फॉर 0 i j n। तो ये जो पार्ट होता है ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है। और सेम होल्ड्स ट्रू फॉर बी, एंड इन द सेंस ये बस इतना बोल रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इन द सेंस क्या है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से आपका स्ट्रिंग होगा। ऐसा आपका स्ट्रिंग नहीं होगा कि आपको 1 3 2 दे, ये चीज आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज इन्होंने इसके थ्रू बताया है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप डायरेक्टली।
You need to merge both the string into one of the length n1 plus n2। तो ये जितना भी लिखा हुआ है मैथमेटिकल जार्गन है और ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया, आपको बस इसका सार समझना है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में बदलना है। यानी कि अगर आपके पास दिया हुआ है 1 9 और 9, तो आपको इसको देना है 199, ऐसा कर देना है बस आपको। तो आप इसमें देखिए तो ये स्ट्रिंग असेंडिंग ऑर्डर में अभी भी है, तो आपको करना क्या है, एक्सेप्ट ए एंड बी एज इनपुट एंड प्रिंट्स दिस मर्ज स्ट्रिंग एज आउटपुट। मर्ज कर देना है स्ट्रिंग को एज एन आउटपुट। तो अब आपको क्या करना है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एकदम फंडामेंटल लेवल पे ले जा करके अगर इसको करना चाहूँ तो मैंने ये इम्प्लीकेशन किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोड में देखिए तो while I is less than n1 and j is less than n2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एक नया कंडीशन आता है while। तो चलिए पहले while को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस से आएंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले सेक्शन में बताया था कि हमारे पास दो टाइप के लूप होते हैं। एक लूप होता है व्हाइल लूप। ये व्हाइल लूप का एक खासियत ये है कि व्हाइल लूप तब तक रन करेगा, इसके अंदर जो कंडीशन है ये जब तक ट्रू होगा, और इसको अगेन आप इंडेंट करेंगे जब भी इसके अंदर आप कुछ लिखेंगे। व्हाइल लूप से इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। ये अंदर वाला कंडीशन एनी हाउ ट्रू जब तक रहेगा तब तक ये व्हाइल लूप रन करता रहेगा। तो कंपेयर टू फॉर लूप, इसमें आपका जो आई वेरिएबल आ जाता था, आई इन रेंज, ऐसा कुछ व्हाइल लूप में नहीं आता है। व्हाइल लूप में आप हमेशा दो चीजें करते हैं। सबसे पहला चीज जो आप करते हैं वो ये कि आप एक वेरिएबल जो कि टेम्पोररी रहेगा उसको एज्यूम करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, और दूसरी चीज जब आपका कोड रन हो जाता है तो विद इन द बॉडी ऑफ द कोड आप उस चीज को इंक्रीमेंट करते हैं या ऐड करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे को प्रिंट करना है 1 से लेकर के 5 तक का नंबर, तो व्हाइल लूप के थ्रू मैं इसको कैसे करूंगा वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इनिशियलाइजेशन ले लूंगा, i इज इक्वल टू 0। फिर मैं लिखूंगा व्हाइल, यहां मैं कंडीशन i लेस देन 5, प्रिंट i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो अगर इसको देखिएगा तो पहली बार i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, लेकिन उसके बाद क्या हो जा रहा है, i का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1। तो i 1 क्या 5 से लेस देन है, नहीं है, तो ये व्हाइल लूप फिर इसके अंदर जाएगा, ऐसे रन करता जाएगा। कब तक करता जाएगा, जब तक आपको सारे वैल्यूज नहीं मिल जाते। और ये लेस देन 5 है, यानी 5 से अगर जैसे ही ये i 5 पहुंचेगा ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये चीज आप रन कर सकते। तो एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि फॉर लूप भी है व्हाइल लूप भी है, मैं कैसे समझूं कि व्हाइल लूप कहाँ यूज करना है, फॉर लूप कहाँ यूज करना है। चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ। फॉर लूप वहां यूज कीजिए जहां पे आपको ये एंड वैल्यू पता हो कि कितने आइट्रेशन में आपका काम हो जाएगा। आइट्रेशन मतलब होता है रन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे नंबर 1 to 5 प्रिंट करना है तो मैं आइदर व्हाइल लूप या ये यूज कर सकता हूँ। बट लेट्स से मेरे को कोई नंबर n प्रिंट करना है, तो मेरे को ये पता है कि n जो भी इनपुट होगा उसके एंड में आइट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आराम से 0, n तक ले सकता हूँ। n ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं होगा बट n तक मैं इसको ले सकता हूँ, नॉट एन इश्यू। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा एंड कंडीशन क्या है, बस मैं ये जानता हूं कि कभी ना कभी वो एंड कंडीशन पहुंचेगा जो मेरे कोड के थ्रू मैंने लॉजिक लिखा है उसके मुताबिक, तो मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लिखूंगा। एक बात जान लीजिए, जो भी आप चीज फॉर लूप में कर सकते हैं वो सारी चीजें आप व्हाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आप व्हाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं वो फॉर लूप के साथ करना नामुमकिन है। इसलिए फॉर लूप और व्हाइल लूप का अपना अपना जगह है, और इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पीए और जीए में भी। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब आपको मैं कोड समझा देता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कोई नंबर एंटर करने के लिए 1 2 3 4 5, इसको आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर दूसरा नंबर मांगेगा, तो अगेन हम लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के 1 2 3 ले लेते हैं और सबमिट कर दे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप रन करके देख सकते हैं। तो देखिए ग्लोबल फ्रेम में आपका वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, और बी में आपका क्या वैल्यू है, 1 2 3।
अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो n1 का और n2 का वेरिएबल जैसे हम लोग लिए थे 5 और 3 आ गया, i और j नेक्स्ट लाइन में आएगा, देखिए i और j आ गया। अब मर्ज्ड भी आपके लिए बन जाएगा, तो मर्ज्ड आपका एम्प्टी स्ट्रिंग बन चुका। अब देखिए while i is less than n1 and j is less than n2, अगर ये ट्रू होगा तभी ये इस लाइन में जाएगा। तो यहाँ पे अगर ग्रीन लाइन है तो इसका मतलब है कि ये कोड अभी भी एग्जीक्यूट हुआ है, रेड लाइन है मतलब एग्जीक्यूट होगा। तो इस एरो पे ध्यान रखिएगा, पहले वाले कंडीशन में i का वैल्यू क्या है 0 जो कि 5 से छोटा है, और j का वैल्यू क्या है वो भी 0 है जो कि 3 से छोटा है। तो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही aij लेस देन bij देखिए, तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये ट्रू हो जा रहा है, इसलिए अब हम लोग मर्ज्ड में जाएंगे, यानी कि aij लेस देन इक्वल टू bj है। इसका मतलब क्या है, पहला वैल्यू जो 1 है और b का जो पहला वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये दोनों सेम है, इसलिए मर्ज ऑफ aij। अब देखिएगा मर्ज का वैल्यू क्या होता है, मर्ज में 1 आ गया। अब देखिए इसके बाद कहाँ एरो चला जाता है, एरो चला जाता है वापस से वाइल लूप के अंदर। अब ये वाइल लूप के अंदर अगर आप देखिएगा तो अगेन 1 लेस देन n1 और j लेस देन n2। तो अब आपका i का वैल्यू देखिए क्या 1 और j का वैल्यू क्या है 0। नेक्स्ट रन कीजिए तो अब आपका क्या वैल्यू आ जा रहा है a ऑफ 1 यानी कि 2 और लेस देन bj। तो ये देख लेते हैं, सीधे एल्स लूप में चला गया, क्यों, क्योंकि 2 जो है वो लेस नहीं है 1 से, तो जो भी आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा वो नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या मर्ज करेंगे b ऑफ j। तो b ऑफ j क्या है b ऑफ 0, b ऑफ 0 क्या है अगेन 1, तो हम लोग 1 ऐड कर लिए। 1 ऐड कर लिए तो j को इंक्रीमेंट कर दो j प्लस इक्वल टू 1 से। नेक्स्ट क्लिक कीजिए, देखिए j का वैल्यू 1 हो गया, i का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए ai और bj का वैल्यू 1 1 हो गया। तो अब देखिए लेकिन अभी भी ये n1 और n2 दोनों से छोटा है, यानी कि 5 और 3 दोनों से छोटा है 1। उसके बाद अब हम लोग क्या चेक करेंगे 1 वैल्यू पे, तो 2 वैल्यू और 2 वैल्यू पे चेक कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ अगेन ट्रू ट्रू हो जाएगा और i का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे जो हमारा 2 वैल्यू है वो 1 से छोटा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो अब फिर एल्स पार्ट में आएगा और फिर आप b से मर्ज कर दीजिएगा, अगेन आपका 2 वैल्यू मिल गया यहाँ पे, है ना। उसके बाद फाइनली आप while i is less than n1 and j is less than n2, तो अब आपका i का वैल्यू क्या है 2 और j का वैल्यू भी 2 है, तो जो कि ऑब्वियसली 5 और 3 से छोटा है। तो अगर 5 और 3 से वो छोटा है तो अगेन आप एरो देखिए, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और मर्ज हो जाएगा ai, यानी कि इसमें क्या हुआ, आपका जो a ऑफ i का वैल्यू है, a ऑफ i का वैल्यू अभी क्या है, a ऑफ i का वैल्यू है 2, तो 2 वैल्यू पे क्या आ रहा है 3 a के लिए, b भी 2 है तो ये 3 आ जा रहा है, तो ये 3 और ये 3। तो पहले हम लोग 3 ऐड कर चुके हैं। अब i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 3, लेकिन j का वैल्यू 3 इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि अब क्या होगा, वापस हम लोग चेक करेंगे कि क्या ai 3 जो है वो 2 से छोटा है, नहीं है, तो सीधे एल्स पार्ट में आएगा। अब bj जो है वो मर्ज हो जाएगा, bj अभी j का वैल्यू क्या था 2, यानी कि 2 का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा 3, तो ये 3 ऐड हो गया। अब फाइनली आप देख सकते i जो है n1 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3 जो है वो 5 से लेस है, लेकिन j कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो देखिए क्या होता है, सीधे मर्ज स्ट्रिंग में आ गया। तो a ऑफ i इज 2, अभी i का वैल्यू क्या है 3 के सारे बाद के वैल्यूज, तो यहाँ पे 3 के बाद के वैल्यूज क्या है 4 और 5, और यहाँ पे 3 के बाद के वैल्यूज क्या है कुछ भी नहीं, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे और ये कोड उसके लिए काम करता है। तो a ऑफ i इज 2 एंड b ऑफ j इज 2। तो ये अगर आपको समझना है तो मेरे लेक्चर में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अब आप मर्ज प्रिंट कीजिएगा तो आपका प्रिंट क्या हो गया, ये वाला वैल्यू। तो यही था हमारा इस वाले कोड को ये करने का। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोलता क्या है हम लोगों को। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कुड हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर। जैसा कि आप जानते हैं एमएसक्यू क्वेश्चंस में एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट होते हैं। द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन एमएसक्यू विल बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस है भाई, इफ क्वेश्चन है सी करेक्ट आंसर, तो ये जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट ऑप्शन है इसको वेरिएबल सी से डिनोट किया गया है। ईच इंडिविजुअल करेक्ट ऑप्शन कैरीज n बाई सी मार्क्स। तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि n क्या है, तो n एक्चुअली आपका टोटल मार्क्स है और c जो है वो करेक्ट ऑप्शंस पे कितने मार्क्स मिलेंगे वो है। तो इस पे एक छोटा सा लॉजिक आप ये भी सोच सकते हैं, आपका टोटल मार्क्स 10 है और आपके पास 5 करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो आप अगर 10 बाई 5 कीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। इफ स्टूडेंट सेलेक्ट एनी रॉन्ग ऑप्शंस
द मार्क अवॉर्डेड फॉर द क्वेश्चन विल बी 0। लेकिन इन सारे में से मान लीजिए आप 6 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ऑप्शन गलत हो जाता है तो आपको टोटल के लिए 0 मार्क्स मिलेगा। तो अगर आप देखिए तो ये आपके क्विज 1 का पैटर्न एंड इवन इन टर्म कब आप ये सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि ऐसा ग्रेडिंग पैटर्न कैसे क्रिएट किया जाता है यूजिंग पाइथन। यहाँ पे अब दिखाया है कि इनपुट किस तरीके से लेना है। सबसे पहला है फर्स्ट लाइन इज द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर द क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितने होंगे क्वेश्चन के, एन से डिनोट करेंगे। सेकंड लाइन कंटेन्स द नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन, इसको चॉइसेस वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं अपने कोड में कि कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं जो अवेलेबल है। मतलब हो सकता है ना कि अगर आपके पास 9 क्वेश्चंस है तो उसमें सिर्फ 3 चॉइसेस ही सही हो, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। थर्ड लाइन इज द कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1, 5 एंड 7, यही तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। तो 3 चॉइसेस हैं और तीनों में ये सारे ऑप्शंस हैं जो करेक्ट हैं। फोर्थ लाइन कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ द ऑप्शन गिवन बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी अगर 1, 5 और 7 प्रोवाइड कर रहा है तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा जो कि n/c से डिनोट हो रहा है एज पर द कोड। और अगर नहीं कोई भी एक ऑप्शन गलत कर रहा है तो उसको 0 मिल रहा है एज पर दिस। आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि मार्क्स तो इनपुट ले, सारे ऑप्शन ऊपर वाले इनपुट ले और प्रिंट करे नंबर ऑफ मार्क्स जो स्टूडेंट स्कोर करेगा। यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इन्होंने कुछ दिया है। ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के ही होंगे, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे और उसका रेंज 1 to 9 होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऑल अप टू 9 ऑप्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें कितने करेक्ट होंगे इट डजंट मैटर, बट 9 ऑप्शंस होंगे उसमें। और यहाँ पे वो चीज क्लैरिफाई भी कर रहा है, क्वेश्चन विल हैव एट मोस्ट 9 ऑप्शंस, तो ये 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। द नंबर ऑफ मार्क्स एंड द करेक्ट ऑप्शन विल ऑलवेज बी इंटीजर्स। तो अब हम लोग इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स से मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्वेश्चन के 10 है, इसमें से मेरे पास 5 ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 7 एंड 8। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही मैं इसको रन करूंगा सी का वैल्यू कितना आ गया, 3 क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ 5 लिखा जरूर, लेकिन स्ट्रिंग का जो इंडेक्सिंग शुरू होता है वो कितना से स्टार्ट होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 तक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन पर ऑप्शन पे जो मार्क्स हैं वो 3 है। कायदे से ये 2 आना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। अब सेलेक्टेड ऑप्शंस लेट्स से मैं ले लेता हूँ 1, 2, 4, 6। अब देख सकते हैं कि करेक्टेड ऑप्शन में 6 का ही नहीं है। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा देखिए क्या होगा, मार्क्स सबसे पहले 0.0 आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू 0 हो गया, सेलेक्टेड आई इनकरेक्ट, ये ट्रू हो जाएगा। हाँ, अब मार्क्स में कितना ऐड हो जाएगा, 3.33। तो आप देख सकते हैं 3.33 मार्क्स में ऐड हो गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि 10 मार्क्स है और उसको हम लोग कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 से 3 को डिवाइड कीजिएगा तो 3.33 ही मिलेगा। ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोग फ्लोट डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई इक्वल टू 2, तो सेलेक्टेड ऑफ आई, सेलेक्टेड आई का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 2 इन द सेंस 0, 1, 2। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पे 2 लिखा है। तो आप देख सकते हैं आई का वैल्यू 0 के बाद सीधे 2 पे चला गया, इस पे 1 पे ये चेक ही नहीं किया। तो अब देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू जैसे ही 2 हुआ तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू मेरा आ रहा है वो 4 आ रहा है, 4 अवेलेबल है इसलिए 4 ओके। उसके बाद ये वाला कंडीशन ये हो गया और मार्क्स कितना प्रिंट हो गया, 6.666667। चलिए अब एक दूसरा कोड हम लोग रन करके देखते हैं फिर से समझने के लिए। जब ऐसा नहीं होता है, लेट्स से हमारे पास अगेन 10 ऑप्शंस हैं, उसमें से 7 करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे करेक्ट हैं। अब अगर आप देखिए तो नेक्स्ट लाइन पे मैं रन करूंगा तो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सेलेक्टेड ऑप्शंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिएगा तो यहाँ पे सारे के सारे वही ऑप्शन है। तो अब देखते रहिएगा क्या क्या होता है। मार्क्स 0.0 है, आई का वैल्यू 0 हो गया, उसके बाद मार्क्स का वैल्यू कितना हो गया, 2.5 आ गया कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था तो हो गया, 10/4 2.5 ही आता है। दूसरा वाला ऑप्शन में भी हो जाएगा तो 5 मार्क्स हमको मिल गया। उसके बाद यहाँ 7.5 मार्क्स मिल गया, उसके बाद 10 मिल गया और उसके बाद सीधे मार्क्स प्रिंट हो गया। तो 10 आउट ऑफ 10 जो ऑप्शंस हैं वो हमारे करेक्ट हो गए। आई होप आप इस कोड को समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसको फिर से समझा दूं।